चैप्टर 126 मुझे वहां जाना चाहिए। सभी लोग चुप थे और जंगली धरती बियर को देख रहे थे, जो अचानक जमीन पर गिर गया था। धीरे धीरे उसके नीचे खून का एक बड़ा धब्बा बनने लगा। आखिर क्या हुआ? विजय ने हैरान होकर पूछा। रिप्ले चलाओ, विराट ने कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक D+ रैंक का छात्र बिना कुछ किए सी रैंक के जंगली धरती बियर को मार दिया। क्या वो एक हैकर है? विराट ने सोचा कि क्या विपिन ने किसी तरह VR को हैक किया है। जल्द ही उन्होंने रिप्ले देखा, जिसमें विपिन एक लापरवाह भाव के साथ भाग रहा था और जंगली धरती बियर उसकी ओर बढ़ रहा था। उनका पूरा ध्यान बियर पर था ताकि वे देख सकें कि क्या हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि जब बियर विपिन से 20 मीटर दूर था तो उसकी छाया थोड़ी टिमटिमाई और उसमें से एक ब्लैक बुलेट निकली, जो बियर के दिल को चीरती हुई निकल गई। ब्लैक बुलेट सिर्फ 3 सेंटीमीटर बड़ी थी और बहुत तेज थी। बियर मरने से पहले कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। यह किस तरह का स्किल है? नितिन ने गोली को ध्यान से देखते हुए पूछा। C रैंक के राक्षस को इतनी आसानी से मारना, जबकि वो सिर्फ D+ रैंक का है, बहुत प्रभावशाली है, निरंजन ने विपिन की ओर देखते हुए कहा, जो अभी भी पहले की तरह चट्टान की ओर भाग रहा था। विपिन के D+ रैंक पर पहुंचने के बाद उसकी डायमेंशन शैडो बुलेट की शक्ति और स्पीड बहुत बढ़ गई थी। जब वो D रैंक पर था तो वो C रैंक के राक्षसों को इस तरह से नहीं मार सकता था, लेकिन D+ रैंक पर पहुंचने के बाद उसकी बुलेट की निकालने की स्पीड और शक्ति बहुत बढ़ गई थी। जल्द ही स्क्रीन पर दूसरे छात्र दिखने लगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा छात्र राक्षसों का सामना करने लगे थे। लेकिन गिल्ड के कुछ लोग अपने फोन पर ध्यान दे रहे थे। कुछ दिन पहले सभी को उन छात्रों के बारे में जानकारी मिली थी जो प्रैक्टिकल एग्जाम में भाग ले रहे थे। ज्यादातर लोगों ने केवल उन छात्रों की जानकारी देखी थी जो C रैंक या D+ रैंक तक पहुंचे थे। क्योंकि उस समय विपिन D रैंक का हंटर था, इसलिए बहुत से लोगों ने उसकी प्रोफाइल पर ध्यान नहीं दिया। जब गिल्ड के इन लोगों ने विपिन की जानकारी देखी तो वे हैरान रह गए। शैडो फिजिक नाम एक खास शरीर हाल ही में जागी है। पहले वो F रैंक का हंटर था। जब निरंजन ने विपिन की जानकारी पढ़ी तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया। वो पहले F रैंक का हंटर था और फिजिक की समस्या के कारण अपनी रैंक भी नहीं बढ़ा पा रहा था। लेकिन अब अपनी फिजिक को जगाने के बाद वो इतनी जल्दी D+ रैंक पर पहुंच गया और C रैंक के राक्षसों को इतनी आसानी से मार सकता है। मैंने कभी इस शैडो फिजिक के बारे में नहीं सुना, लेकिन इतनी जल्दी सुधार देखकर यह निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा, निरंजन ने सोचा और स्क्रीन पर ध्यान से देखा। निरंजन के अलावा कई दूसरे लोग भी उसकी जानकारी देखकर दंग रह गए। विपिन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही उसे इसकी परवाह थी। वो किसी भी गिल्ड में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता था। 3 मिनट के बाद वो चट्टान के नीचे पहुंच गया। ये मेरे सोच से ज्यादा ऊंचा है, विपिन ने चट्टान के नीचे पहुंचने पर बड़बड़ाया। चट्टान लगभग 100 मीटर ऊंचा था। अपनी वर्तमान ताकत से 100 मीटर चढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था और वो कुछ ही मिनटों में आसानी से चढ़ सकता था। लेकिन मैं क्यों समय बर्बाद करूं जब मैं इसे कुछ सेकंड में चढ़ सकता हूं? विपिन ने सोचा और अचानक जमीन से 2 बर्फ की जंजीरें निकली। ये जंजीरें 20 मीटर ऊंची हो गई और चट्टान के चारों ओर लिपट गई। विपिन ने बर्फ की जंजीरों को पकड़ लिया और उन्हें रस्सियों की तरह इस्तेमाल करते हुए जल्दी से 20 मीटर ऊपर चढ़ गया। 20 मीटर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विपिन ने बर्फ की जंजीरों का उपयोग बंद कर दिया और दोनों जंजीरें गायब हो गई। जंजीरें गायब होने के बाद विपिन ने फिर से स्किल को सक्रिय किया और चट्टान की सतह से 2 और बर्फ की जंजीरें निकली, जो फिर से 20 मीटर ऊंची हो गई। इसी तरह विपिन ने बर्फ की जंजीरों का स्किल 5 बार इस्तेमाल किया और कुछ ही सेकंड में चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचकर विपिन ने दूर तक देखा। चट्टान के पीछे एक खुला मैदान था, जिसमें कई प्रकार के पेड़ों से भरा घास का मैदान था। उसने घास के मैदान में कई राक्षसों को घूमते देखा। घास के मैदान के बाद उनसे एक घने जंगल जैसा छोटा सा क्षेत्र था और उसके बीच में एक छोटी सी झील भी थी। अफसोस है कि मेरे पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जो मेरी देखने की क्षमता को बढ़ा सके और मुझे दूर तक देखने की अनुमति दे, अन्यथा मैं यहां से सभी राक्षसों को मार देता, विपिन ने खुद से साथ कहा। हालांकि वो राक्षसों को देख सकता था, लेकिन वे उससे बहुत दूर थे और उसे अपनी देखने की क्षमता को बढ़ाने वाले स्किल के बिना विश्वास नहीं था कि वो उन्हें अपने डायमेंशन शैडो बुलेट से उन्हें मार सकेगा या नहीं। अचानक विपिन ने एक तेज पक्षी की चीख सुनी और जल्दी से ऊपर देखा। उसने देखा कि एक विशाल बाज उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, जैसे वो उसे निगलना चाहता हो। बस एक D+ रैंक का बाज। विपिन ने बुदबुदाया
और बिना किसी चिंता के बाज की ओर देखा। जब बाज उससे 10 मीटर दूर था, जमीन से बर्फ की जंजीरें निकली और बाज की ओर बढ़ी। बाज ने चीखा और बर्फ की जंजीरों से बचने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी तेज थी कि वो बच नहीं सका। जंजीरें बाज को लपेटकर हवा में ही रोक दिया। विपिन ने अपनी उंगली बाज की ओर उठाई और उसकी उंगली की नोक पर एक छोटी बुलेट बन गई। बुलेट बनी और सिर्फ 1 सेकंड में बाज की ओर चली गई। बाज बर्फ की जंजीरों से बंधा था, इसलिए वो हिल नहीं सकता था, और शैरो बुलेट ने उसे एक ही झटके में मार दिया। बाज को मारने के बाद विपिन चट्टान पर नहीं रुका और घास के मैदान की ओर देखने लगा। वहां बहुत सारे राक्षस हैं, मुझे वहां जाना चाहिए, विपिन ने सोचा और घास के मैदान में जाने का फैसला किया। चैप्टर 127 बंदर। विपिन चट्टान के किनारे पर आया और नीचे उतरने लगा। नीचे उतरने के लिए उसने फिर से बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल किया। नीचे उतरते समय विपिन ने अचानक आतिशबाजी की आवाज सुनी और दाईं ओर देखा। आसमान में कुछ शब्द दिखाई दिए। एमी 36 पॉइंट। किसी और ने चांदी का संदूक खोला। विपिन ने आतिशबाजी को देखते हुए सोचा, यह बहुत दूर था, वरना वो वहां जाने के बारे में सोच सकता था। उसने सिर हिलाया और बर्फ की जंजीरों का उपयोग करके नीचे उतरता रहा। जब वो तीसरी बार बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल कर रहा था और चट्टान के आधे रास्ते पर था, विपिन रुक गया और चट्टान के बाईं ओर ध्यान से देखा। क्या यह गुफा है? विपिन ने आंखें तिरछी की जब उसने पास में एक गुफा जैसी फॉर्मेशन देखी। वो अभी भी जमीन से लगभग 50 मीटर ऊपर था। मुझे उस गुफा में एक संदूक मिल सकता है। विपिन की आंखें चमक उठीं और उसने गुफा के अंदर जाने के लिए खुद को बर्फ की जंजीरों को लपेटा लिया। बर्फ की जंजीरों का उपयोग करते हुए वो गुफा के गेट के पास पहुंचा और अंदर चला गया। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी और अंदर जाते ही उसने वहां एक संदूक देखा, लेकिन जब उसने संदूक का रंग देखा तो वो निराश हो गया। एक कॉपर संदूक। विपिन ने बड़बड़ाया और बिना किसी उत्साह के उसकी ओर बढ़ा। एक कॉपर संदूक उसे केवल 1 से 10 अंक दे सकता है, इसलिए उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने संदूक को लात मारकर खोला और उस पर लिखा नंबर देखा, 1 पॉइंट। विपिन संदूक से मिले पॉइंट को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो बिना कुछ कहे पलट गया। वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। विपिन ने बर्फ की जंजीरों का इस्तेमाल किया और चट्टान से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसने सामने घास के मैदान को देखा और आगे बढ़ गया। 3 घंटे बाद विपिन एक कॉपर संदूक के सामने खड़ा था। उसके पीछे एक D+ रैंक के घोड़े जैसे राक्षस का शरीर पड़ा हुआ था। विपिन बिना किसी भाव के संदूक को देख रहा था। उसने संदूक को फिर से लात मारकर खोला और उसके ऊपर एक नंबर देखा, 1 पॉइंट। 1 पॉइंट देखकर उसका भाव वही रहा और वो जाने के लिए मुड़ा। यह तीसरा कॉपर संदूक था जिसे उसने घास के मैदान में आकर खोला था। हर बार नतीजा वही रहा। विपिन ने छात्रों की रैंकिंग पर नजर डाली और उसे सिर दर्द होने लगा। 1 वाणी और फिन 570, 2 विकास और सैली 536, 3 एमी और ग्लोरिया 478, 4 केविन और ओवेन 470, 8 विपिन और अजीत 389। हम अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन उस कमीने ने अभी तक केवल 30 पॉइंट ही इकट्ठा किया है। विपिन ने अजीत को उसके पॉइंट देखकर कोसा। घास के मैदान में आने के बाद उसे कोई C रैंक या उससे ऊपर का राक्षस नहीं मिला। उसे केवल D और D+ रैंक के राक्षस मिले और कॉपर संदूक से उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिला। क्या मेरा भाग्य वास्तव में एक धोखा है? अब विपिन को सच में अपने भाग्य पर संदेह होने लगा। उसे कोई C या उससे ऊपर का राक्षस नहीं मिला और नहीं उसे अब तक कोई चांदी का संदूक मिला। पिछली आतिशबाजी को याद करके उसका मुंह फड़कने लगा। उस ठंडी लड़की की किस्मत वाकई अच्छी है। अभी कुछ मिनट पहले आसमान में एक और आतिशबाजी हुई थी। इस बार चांदी का संदूक खोलने वाला व्यक्ति फिर से वाणी थी। संदूक खोलने के बाद उस लड़की को 49 पॉइंट मिले थे। अधिकतम 50 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे 49 पॉइंट मिले। विपिन उदास आवाज में बुदबुदाया, क्या मुझे बचे हुए पॉइंट मिल रहे हैं? विपिन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक विपिन रुक गया जब उसने कुछ दूर पर एक बड़ा पेड़ देखा। बेशक वो पेड़ की वजह से नहीं रुका था। वो रुका क्योंकि पेड़ पर एक संदूक लटका हुआ था, एक सिल्वर रंग का संदूक। विपिन ने खुश आवाज में कहा और पेड़ की ओर दौड़ा। जब वो संदूक से 50 मीटर दूर था, तभी विपिन ने एक जोरदार दहाड़ सुनी। वो रुका और लटकते चांदी के संदूक से कुछ ही दूरी पर एक टहनी की ओर देखा।
पेड़ की मोटी टहनी पर 3 मीटर लंबा एक बंदर जो बैंगनी फर से ढका था, अपनी गहरी पीली आंखों से उसे घूर रहा था। C+ रैंक विपिन एक C+ रैंक राक्षस को देखकर खुश हो गया। एक C+ रैंक राक्षस उसे 50 पॉइंट दिला सकता है। विपिन आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और वह रुक गया। उसने बंदर की ओर देखा जो उसे अपनी गहरी पीली आंखों से देख रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इधर उधर देखा और एक पत्थर उठाया। चलो देखते हैं, विपिन ने सोचा और पत्थर बंदर की ओर फेंक दिया। पत्थर बंदर से टकराया नहीं, बस उसके पास से निकल गया। क्या अब वो चांदी के संदूक को मेरी ओर फेंकेगा? विपिन ने खुशी से बंदर की ओर देखा। पत्थर फेंकने के बाद बंदर की आंखें और भी हिंसक हो गई। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर चांदी की पेटी पर पड़ी। बंदर दहाड़ते हुए चांदी की पेटी की ओर बढ़ा। यह काम कर गया, विपिन ने दंग रहकर देखा। जब बंदर पेटी की ओर बढ़ा, पेटी के सामने आने के बाद बंदर ने अपना बड़ा हाथ पेटी पर रखा और विपिन की ओर देखा। हां, उस चांदी की पेटी को फेंक दो तुम मूर्ख बंदर, विपिन ने मन ही मन कहा। आखिरकार मुझे चांदी की पेटी मिलेगी। बंदर ने चांदी की पेटी को नीचे खींचा और विपिन की ओर फेंकने के लिए ऊपर उठाया। विपिन चांदी की पेटी को पकड़ने के लिए तैयार था। इसे फेंक दो मूर्ख बंदर, विपिन ने मन में सोचा। लेकिन पेटी को ऊपर उठाने के बाद बंदर ने पेटी को नहीं फेंका। उसकी आंखें जो एक पल पहले हिंसक थी, अब साधारण हो गई और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बंदर ने संदूक को उसके बगल में रख दिया और विपिन की ओर उपहास भरी नजर से देखा। अगले ही पल बंदर ने विपिन की ओर थूका, जो अब भी संदूक को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। विपिन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके गले से शब्द नहीं निकले। बंदर के चेहरे पर उपहास भरी नजर देखकर विपिन के माथे पर काली रेखाएं उभर आई। अब मेरी किस्मत के अलावा एक बंदर भी मेरे साथ खेल रहा है, विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से माना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सोचा। उसके शरीर से एक नीली आभा फूट पड़ी और उसने बंदर को मारने की नजर से देखा। जब विपिन बंदर को मारने की नजर से देख रहा था, तभी उसके पास 4 परछाइयां दिखाई दी। चैप्टर 128 बेचारा बंदर। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। हाँ, अंत में विराट खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी अजीब नजरों से स्क्रीन को देख रहे थे। वे पहले से ही दंग थे जब उन्होंने देखा कि D+ रैंक का विपिन C+ रैंक के राक्षस की ओर बढ़ रहा है। लेकिन राक्षस के पास आने के बाद उसने जो किया, उसे देखकर वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दे। विपिन को बंदर की ओर एक पत्थर फेंकते देख उनके दिमाग में एक ही विचार आया, क्या इस लड़के का दिमाग ठीक है? जब बंदर ने विपिन की ओर चांदी का संदूक फेंकने की कोशिश की तो वे हैरान रह गए और उन्हें लगा कि विपिन बिना लड़े ही चांदी का खजाना ले लेगा। लेकिन जब बंदर ने विपिन पर थूका तो यह वाकई मजेदार था, क्योंकि वो बंदर उस पर हमला नहीं कर रहा है, इसलिए उसे बस वहां से दूर चले जाना चाहिए, विभा ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वहां दूसरे छात्र भी थे जो विपिन से अच्छी रैंकिंग में थे। अधिकतर लोग उस स्क्रीन को देख रहे थे जिस पर उसे दिखाया जा रहा था। पिछले 3 घंटों में उसने कई D और D+ रैंक के राक्षसों का सामना किया। ज्यादातर लोग ये देखकर प्रभावित हुए कि विपिन ने बिना किसी समस्या के उन सभी राक्षसों को कितनी आसानी से मार दिया। यहां तक कि उन्हें यह भी अजीब लगा कि हर बार जब उसने एक संदूक खोला तो उसे केवल 1 पॉइंट ही मिला। यह बेवकूफ आदमी उस बंदर से लड़ने जा रहा है, विराट ने कहा जब उसने विपिन के शरीर से एक हल्के नीले रंग की आभा निकलते हुए देखी। दूसरे लोग भी ये देखकर दंग रह गए। हालांकि उन्होंने उसे पहले जंगली पृथ्वी बियर को मारते हुए देखा था, लेकिन बंदर एक C+ रैंक का राक्षस था और जंगली पृथ्वी बियर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा विपिन सिर्फ D+ रैंक का था और बिना किसी टीम के साथी के वहां अकेला था। हाँ, देखो 4 छात्र बंदर की दिशा में जा रहे हैं, अचानक निरंजन ने कहा जब उसने देखा कि 4 छात्र बंदर की दिशा में जा रहे थे। चलो चलते हैं। पहले जो राक्षसी दहाड़ सुनी थी वो निश्चित रूप से C+ रैंक वाले राक्षस की थी, बेन ने आगे दौड़ते हुए कहा। एग्जाम से पहले वो C रैंक का हंटर था, लेकिन अपने सभी साधनों का उपयोग करने के बाद अब वो C+ रैंक पर पहुंच गया। 2 लड़क और एक लड़की उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इन तीनों में से दोनों लड़के C रैंक के थे, जबकि लड़की D+ रैंक की थी। जब विपिन ने माना शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसकी आभा तुरंत बढ़ गई। D+ रैंक तक पहुंचने से पहले वो 100% माना शक्ति का इस्तेमाल कर VR में C+ रैंक तक पहुंचने में काबिल था।
लेकिन डी प्लस रैंक पर आगे बढ़ने के बाद जब उसने मानव शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसकी शक्ति एक साधारण सी प्लस रैंक हंटर से भी अधिक हो गई। विपिन के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई, जिससे एक छोटा सा गड्ढा बन गया और वो एक गोली की तरह आगे बढ़ा। जब उसने देखा कि बंदर 20 मीटर के दायरे में है तो उसने डायमेंशन शैडो बुलेट को सक्रिय किया और माना शक्ति का उपयोग रोक दिया। अचानक पेड़ की टहनी पर खड़े बंदर को एक भयानक खतरा महसूस हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के वो पेड़ से नीचे कूद गया। उसके नीचे से एक गहरी ब्लैक बुलेट निकलकर उसके बैंगनी फर को छूते हुए निकल गई। जैसे ही बंदर पेड़ से नीचे कूदा, टहनी पर रखी चांदी की बॉक्स भी गिर गई। जब बंदर अभी भी हवा में था, 2 बर्फ की जंजीरें जमीन से निकलकर सांपों की तरह उसकी ओर बढ़ी। बर्फ की जंजीरों को अपनी ओर आते देख बंदर ने गुस्से से दहाड़ लगाई और एक सुनहरी आभा ने उसके शरीर को ढक लिया। हवा में ही बंदर ने अपने विशाल हाथों से दोनों बर्फ की जंजीरों को पकड़कर उन्हें आसानी से कुचल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ बंदर जमीन पर उतरा, लेकिन जैसे ही वो उतरा उसने देखा कि विपिन उसकी ओर आ रहा है। विपिन अब भी बंदर द्वारा चिढ़ाए जाने के कारण गुस्से में था। वो बिना रुके बंदर के सामने आने पर उसने बंदर के चेहरे पर मुक्का मारा। बंदर, जो अभी उतरा ही था, हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके उतरते ही एक मुट्ठी उसकी ओर आ रही है। आखिरी पल में बंदर ने खुद को बचाने के लिए अपनी बाहें अपने चेहरे के सामने कर ली। बंदर बिना किसी झिझक के विपिन का दमदार मुक्का, जो अब एक साधारण सी प्लस रैंक के हंटर से भी अधिक शक्तिशाली था, बंदर के हाथों पर लगा। हड्डी टूटने की आवाज और दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी, क्योंकि बंदर का विशाल शरीर पीछे की ओर उड़ गया। लेकिन विपिन की आंखें अब भी उसे ठंडी नजर से घूर रही थी और उसने बंदर का पीछा किया। जब बंदर अभी भी पीछे की ओर उड़ रहा था, अचानक 2 बर्फ की जंजीरें उसके रास्ते में आ गई और उसे चाबुक की तरह मारने लगी। दोनों जंजीरों ने बंदर के सिर पर वार किया और उसकी हरकत रोक दी। बंदर का शरीर जमीन पर गिर गया और वो दर्द से कराह उठा। बंदर के पास पहुंचकर विपिन ने जमीन पर जोर से कदम रखा और बंदर से 5 मीटर ऊपर हवा में उछल गया। दर्द से तड़पते बंदर ने लेटे हुए विपिन की ठंडी आंखों को देखा। विपिन को उसकी ओर आते देख बंदर के चेहरे पर डर की झलक उभर आई और उसने अपने पूरे शरीर को सुनहरी आभा से ढकने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि उसका पूरा शरीर सुनहरी आभा से ढक भी पाता, विपिन आसमान से उस पर टूट पड़ा। विपिन ने सीधे बंदर के पेट पर प्रहार किया। बंदर के चेहरे पर दर्द झलक आया और उसने खून के साथ अपने अंदरूनी अंगों को भी बाहर निकालते हुए खांसी की। लेकिन फिर भी विपिन नहीं रुका। उसकी मुट्ठी के चारों ओर हल्की नीली आभा इकट्ठी की और उसने सीधे बंदर के चेहरे पर एक और मुक्का मारा। मुक्का बंदर के चेहरे पर पड़ा और उनके चारों ओर की जमीन थोड़ी धंस गई। अब तुम्हारी मुस्कान कहाँ गई? तुम अब क्यों नहीं हंस रहे हो? लगातार हमलों, टूटती हड्डियों और बुलेट्स की आवाजें गूंज रही थी। जब विपिन ने अपने सारे गुस्से को बंदर पर निकाला दिया, जो उसे चांदी की बॉक्स से पॉइंट नहीं मिलने पर था। चैप्टर 129 शैतान। तुम कमीने, अब तुम्हारा घमंड कहाँ गया? कमरे में हर कोई हैरान था। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। नजरा बहुत ही भयानक था। क्या हम सपना देख रहे हैं? हर कोई यही सोच रहा था। डी प्लस रैंक के हंटर को सी प्लस रैंक के राक्षस को बेरमी से पीटते देख लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि उन्होंने कई हंटर्स को अपने से ऊंचे लेवल के राक्षसों को मारते देखा था, लेकिन किसी डी प्लस रैंक के हंटर को इतनी आसानी से सी प्लस रैंक के राक्षस को मारते नहीं देखा। आखिर इस आदमी को क्या हो गया है? विराट, जो कुछ देर पहले विपिन को एक बंदर के हाथों मजाक बनते देख हंस रहा था, अब हैरान होकर स्क्रीन को देख रहा था। किसी ने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि हर कोई दंग रह गया था। प्लस 50 पॉइंट। सामने स्क्रीन पर पॉइंट मिलने का मैसेज देखकर विपिन ने आखिरकार बंदर को मारना रोक दिए। बंदर का भिगड़ा चेहरा देखकर भी विपिन ने पलक नहीं झपकाई और खड़े होकर उसकी ओर घूर रहा था। कॉपर संदूक से पॉइंट न मिलने की झूंझलाहट और बंदर के मजाकिया चेहरे ने उसे बुरी तरह गुस्से में डाल दिया था। खड़े होने के बाद विपिन ने चांदी के संदूक की तलाश में इधर उधर देखा। उस दिशा में नजर डालते ही जहां चांदी का संदूक गिरा था, वो एक पल के लिए चौंक गया। उसने देखा कि एक आदमी चांदी का संदूक अपने हाथों में पकड़े हुए है और 3 दूसरे लोग उसके पीछे खड़े हैं। वे सभी विपिन को सावधानी से देख रहे थे, लेकिन उनमें डर का नामोनिशान नहीं था। उस आदमी के हाथों में अपने चांदी की संदूक देखकर विपिन की आंखें सिकुड़ गई।
एक C+ रैंक, 2 C रैंक और एक D+ रैंक। विपिन ने उन लोगों को देखते हुए सोचा, मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे विनम्रता से पूछूं तो भी तुम मुझे वो संदूक नहीं दोगे। विपिन ने उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। विपिन को अपनी ओर आते देख उस आदमी के पीछे खड़े 3 लोग हमले के लिए तैयार हो गए, लेकिन चांदी का संदूक पकड़े हुए C+ रैंक का हंटर बेन ने हाथ उठाकर और उन्हें रुकने का इशारा किया। क्योंकि तुमने उस बंदर को अकेले ही मारा है, इसलिए तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम हम चारों को अकेले हरा पाओगे। यह अभी एग्जाम की शुरुआत है और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतनी जल्दी अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना या घायल होना चाहेगा। तुमने इस संदूक तक पहुंचने का सारा काम किया है। मेरे पास एक ऑफर है, बेन ने अपने साथियों को रोकते हुए कहा। हम बॉक्स खोलने के बाद तुम्हारे साथ 30% पॉइंट बांट सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? हालांकि वो बंदर के मरने के बाद आया था, लेकिन बंदर की बुरी हालत को देखकर ही उसे समझ में आ गया था कि विपिन कमजोर नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम की शुरुआत है, इसलिए वो एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़कर घायल नहीं होना चाहता था। हालांकि उसे भरोसा था कि अगर वे चारों मिलकर हमला करें तो वे विपिन का मुकाबला कर सकते हैं। फिर भी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए उसने ये तय किया कि संदूक खोलने के बाद वो विपिन को 30% पॉइंट दे देगा। उसकी राय में यह काफी अच्छा सौदा था। आखिर वे 4 लोग थे और विपिन अकेला। बेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि 30% बहुत ज्यादा है? वो अकेला है, हम बस को उससे छुटकारा पाना चाहिए, बेन के साथी ने कहा। तुम्हारा ऑफर बहुत अच्छा है, विपिन, जो अब कुछ दूरी पर रुका था, ने शांत आवाज में कहा। लेकिन इसमें एक परेशानी है। क्या परेशानी है? बेन ने भौहें उठाते हुए पूछा। तुम मुझसे 70% लेने के लिए काबिल नहीं हो, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा तुमने? बेन ने विपिन की आवाज सुनी तो वो चौंक गया और पूछना चाहता था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन अचानक वो रुक गया जब उसने 2 आवाजें सुनी जो दर्द से भरी थी, जबकि तीसरी आवाज थोड़ी अजीब थी। उसने अपने पीछे देखा और पाया कि दोनों लड़के अपने घुटनों पर थे और अपने पैर के बीच के हिस्सों को पकड़े हुए थे। उनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे और उनकी आंखों में घोर निराशा दिखाई दे रही थी, जबकि लड़की अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें उसके सिर के अंदर घूम रही थी, जबकि उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो एक ही समय में दर्द और खुश दोनों भाव दिखा रही थी। अपने सामने का नजरा देखकर बेन को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वो एक कदम पीछे हट गया। आखिर उन्हें क्या हो गया? बेन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए सोचा। विपिन बिना कुछ कहे तीनों लोगों को देख रहा था। वो भी वास्तव में हैरान था। उसे लड़कों के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन लड़की को देखकर उसे थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था। पहले उसने उन 3 छात्रों पर डायमेंशन शैडो बुलेट का इस्तेमाल किया। उसने उनकी परछाई को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और उन पर हमला किया। शैडो बुलेट की वजह से दोनों लड़कों की बॉल फट गई, जबकि लड़की को कुछ और ही महसूस हुआ। जब उसने अपना स्किल इस्तेमाल किया तो वो वास्तव में लड़की के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बंदर के साथ हुई घटना के बाद वो पहले से ही बुरे मूड में था और यह देखकर कि उसका बॉक्स भी छीना जा रहा है, वो पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। उनकी हालत देखकर विपिन ने एक बार फिर डायमेंशन शैडो बुलेट स्किल का इस्तेमाल किया। हालांकि वे उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उसने उन्हें उनके दर्द से आजाद करने का फैसला किया। एक बार फिर उनकी परछाई से बुलेट निकली, लेकिन इस बार वे सीधे उनकी सीने पर लगी, क्योंकि वे अपने घुटनों पर थे। जल्द ही छात्रों के तीनों शरीर सफेद रोशनी के कणों में बदल गए और वहां से गायब हो गए। उन तीनों को एग्जाम से बाहर कर दिया गया। बेन डर भरी आंखों से विपिन को देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही विचार चल रहा था, वो एक शैतान है। चैप्टर 130 बदलती रैंकिंग। बेन के पैर कांप रहे थे और वो विपिन को डरी हुई नजरों से देख रहा था। वो पहले ही अपने हाथों से चांदी का संदूक गिरा चुका था। उसके पैर थरथरा रहे थे और वो अपने हाथों से अपने पैर के बीच के हिस्से को ढक रहा था। एक पल के लिए विपिन को अपनी बाहें फैलाकर जोर से हंसने का मन किया ताकि वो बेन को और डरा सके। तुम अपना चांदी का संदूक वापस ले सकते हो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, बेन ने कुछ कदम पीछे हटते हुए डर के मारे कहा। अगर तुमने एक और कदम पीछे लिया तो विश्वास करो, कुछ टूट जाएगा, विपिन ने बेन के शरीर के एक खास हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा। बेन वहीं रुक गया और मूर्ति जैसा खड़ा हो गया। दोनों लड़कों के दर्द भरे चेहरे अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। बेन के रुकने के बाद
विपिन ने चांदी का संदूक देखा और एक पल के लिए सोचा, क्या तुमने यहां आने से पहले कोई और संदूक खोला था? विपिन ने थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा। विपिन का सवाल सुनकर बेन उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर बोला, हां, मुझे 2 कॉपर संदूक मिले थे। उन्हें खोलने के बाद तुम्हें कितने पॉइंट मिले? पहले संदूक से 9 और दूसरे से 10 पॉइंट मिले, बेन ने जवाब दिया। उसका चेहरा अभी भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विपिन उससे ये सब क्यों पूछ रहा है। विपिन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया। अब वो ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। क्या मैंने सच में किस्मत की देवी को नाराज कर दिया है? विपिन ने खुद से सवाल किया। संदूक खोलो, विपिन ने 1 मिनट की चुप्पी के बाद कहा। क्या? बेन, जो पूरी तरह से डर से अकड़ा गया था, हैरान रह गया। उसे लगा था कि विपिन उसे मारने वाला है, लेकिन इसके बजाय विपिन ने उसे संदूक खोलने के लिए क्यों कहा? वो क्या योजना बना रहा है? बेन ने डरते हुए विपिन को देखा। उसकी नजर में विपिन अब एक शैतान था। विपिन जैसा शैतान जो किसी को नहीं छोड़ेगा, आखिर मुझे क्यों छोड़ रहा है? अगर तुम भी अपने साथियों की तरह मरना नहीं चाहते तो संदूक खोलो, विपिन ने बेन को बिना हिले डुले देखकर ठंडी आवाज में कहा। विपिन उसे उसकी खराब किस्मत के कारण संदूक खोलने के लिए कह रहा था। चांदी के संदूक से 20 से 50 पॉइंट मिल सकते हैं, और विपिन को डर था कि अगर उसने खुद संदूक खोला तो उसे केवल 20 पॉइंट ही मिलेंगे। वो चाहता था कि बेन संदूक खोले और पता चले कि कितने पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद वो आसानी से बेन से वे पॉइंट ले सकता है। वो अपनी बुरी किस्मत से बचने के लिए बेन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। विपिन की बात सुनते ही बेन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो अपनी कमर को ढकते और कांपते हुए चांदी के संदूक की ओर बढ़ा। उसकी किस्मत से उसे कम 40 पॉइंट तो मिल ही जाने चाहिए, विपिन ने सोचा, जबकि उसकी निगाहें बेन पर टिकी थी। बेन चांदी के संदूक के सामने पहुंचा और एक नजर विपिन पर डाली। विपिन की ठंडी निगाहों को देखकर उसने घबराते हुए अपनी लार गटका और फिर एक हाथ अपने पैर के बीच के हिस्से से हटाया। वो बिजली की गति से संदूक खोलकर फिर से अपने पैर के बीच हिस्से को ढकने लगा। संदूक से एक चमकदार रोशनी आसमान की ओर निकली और आकाश में फैल गई। जल्द ही आसमान में कुछ शब्द प्रकट हुए। बेन 21 पॉइंट। विपिन ने खाली और निराश भरी आंखों से उन शब्दों को देखा। बेन भी चौंक गया था, यह देखकर कि चांदी के संदूक से उसे केवल 21 पॉइंट मिले हैं। विपिन मन ही मन गुस्से से भर गया। वो खूब चिल्लाना चाहता था। इसे जिंदा छोड़ने का अब कोई मतलब नहीं है, विपिन ने सोचा। वो पहले सोच रहा था कि बेन को जिंदा छोड़कर अपने साथ ले जाएगा, ताकि वो उसके लिए संदूक खोलकर ज्यादा पॉइंट इकट्ठा कर सके। लेकिन संदूक से मिले पॉइंट को देखकर विपिन की उसमें अब और रुचि नहीं रही। कम से कम उसे मारने पर तो अच्छे पॉइंट मिलेंगे, विपिन ने सोचा, और उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। 30 सेकंड बाद बेन का शरीर सफेद रोशनी के टुकड़ों में बदलकर गायब हो रहा था। विपिन कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था और बिना किसी भाव के बेन के गायब होते शरीर को देख रहा था। बेन के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद विपिन ने अपने मैसेज की ओर देखा। +50 पॉइंट, +46 पॉइंट, +169 पॉइंट। उसे C+ रैंक वाले बंदर को मारने के लिए 50 पॉइंट मिले थे। बेन के साथियों को मारने से 46 पॉइंट मिले और बेन से 169 पॉइंट मिले। विपिन ने रैंकिंग पर नजर डाली और भौहें चढ़ा ली। मौजूदा रैंकिंग कुछ इस तरह थी। 1. विकास और सैली 780। 2. विपिन और अजीत 654। 3. वाणी और फिन 620। 4. केविन और ओवेन 510। 5. एमी और ग्लोरिया 478। लगता है बेन ने भी कुछ छात्रों का सामना किया और उन्हें मार दिया। विपिन ने बेन के पॉइंट से अचानक अपने पॉइंट को तेजी से बढ़ते देखकर कहा। दूसरे नंबर पर खुद का नाम देखकर वो खुश था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा। अधिकतर छात्र द्वीप के गहरे हिस्से में जाकर अच्छे रैंक के राक्षसों का सामना करेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे, छात्रों के बीच मुकाबले और बढ़ेंगे और रैंकिंग लगातार बदलती रहेगी। अगर मुझे अपनी रैंकिंग पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो मुझे भी तेजी से आगे बढ़ना होगा, विपिन ने कहा और द्वीप के केंद्र की दिशा की जांच करने के बाद उस ओर दौड़ पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला और सभी चुपचाप स्क्रीन को देखते रहे। हालांकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, लेकिन यह इतना अजीब था कि वे कुछ कह ही नहीं पाए। चैप्टर 131 बदलती रैंकिंग, पार्ट 2। सभी व्यक्तियों के माथे पसीने से भीगे हुए थे और वे अपने पैरों के बीच के हिस्सों को कसकर पकड़े बैठे थे। वहीं
कमरे में मौजूद सभी महिलाएं सिमटी हुई आंखों से विपिन को देख रही थी। आदमियों की नजर में विपिन का स्किल डर के लेवल तक बढ़ गया था, जबकि महिलाओं की नजर में ये एक निषिद्ध लेवल तक पहुंच गया था। ये आदमी पूरी तरह से बेशर्म है, विभा ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि विपिन ने उस लड़की को कैसे मारा था। विजय ने माहौल को साधारण करने के लिए गला साफ किया और सबकी ओर देखा। भले ही उसने छात्रों को जिस तरीके से मारा वह थोड़ा अजीब था, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि 4 हंटर्स की टीम भी उसका कुछ नहीं कर पाई। भले ही सभी महिलाएं विपिन के स्किल से नाराज थी, लेकिन उन्होंने विजय की बात का विरोध नहीं किया। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी, विभा ने थोड़ी देर बाद कहा। विभा की बात सुनकर बाकी महिलाओं ने भी सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वे भी उससे खुश नहीं थी। आदमियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उनकी आंखों में जलन की झलक साफ दिखाई दी। काश मेरे पास भी कुछ ऐसा हुनर होता तो मैं किसी का भी आसानी से सामना कर सकता। वे सब एक ही बात सोच कर रहे थे। पानी की एक गेंद तोप के गोले की तरह उड़ी और 2 मीटर लंबे सी रैंक वाले भालू के सिर पर जा लगी। पानी की ताकत से भालू पीछे गिर गया और उसके सिर पर लगी चोट से उसकी आंखें धुंधली हो गई। अजय, जो लगभग 230 सेंटीमीटर लंबा और मोटा था, जोर से चिल्लाया और अपनी मुट्ठी भालू के सिर पर दे मारी। भालू की खोपड़ी धंसने की एक तेज आवाज आई। हटो, एक महिला की चिल्लाने की आवाज आई और मोटा आदमी भालू से दूर हट गया। जैसे ही वो हटा, एक सफेद रोशनी की किरण लेजर की तरह भालू की ओर आई और उसके सिर में घुसकर उसे तुरंत मार डाला। अजीत ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि भालू मर चुका है और उसके शरीर के चारों ओर का पानी गायब हो गया। अजय की ऊंचाई भी 230 सेंटीमीटर से घटकर 200 सेंटीमीटर हो गई। अजीत और अजय ने कुछ दूरी पर खड़ी लड़की की ओर देखा। वो भी अजीत और अजय की तरह ही D+ रैंक की हंटर थी। फिलहाल C रैंक के राक्षस को मारना हमारी सीमा है, अजय ने कहा और एक पत्थर पर बैठ गया। बाकी लोगों से मिलने के बाद हमारी ताकत बढ़ेगी, अजीत ने कहा और वह भी अजय के पास बैठ गया। उनके साथ स्नेहा नाम की एक लड़की थी, जो अजय की टीम की साथी थी। विपिन से अलग होने के बाद अजीत उनसे मिला था। ये क्या मजाक है? अचानक स्नेहा की आवाज सुनाई दी, जो आराम कर रही थी। क्या हुआ? अजय ने पूछा। स्नेहा ने अजीत को अजीब नजर से देखा। क्या? अजीत ने भौहें चढ़ाकर पूछा। रैंकिंग देखो, शर्ली ने सिर हिलाते हुए कहा। अजीत ने रैंकिंग देखी। विकास और सैली 782, विपिन और अजीत 654, 3 वाणी और फिन 620, 4 केविन और ओवेन 510, 5 डॉटेमी और ग्लोरिया 478। जब अजीत ने दूसरे स्थान पर अपना नाम देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो चौंक गया, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ 30 पॉइंट ही जोड़े थे। उन्होंने जितने भी राक्षसों को मारा था वे सब स्नेहा ने मारे थे, और वह दोनों सिर्फ उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि उसके हमले बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए अगर वे राक्षस को उसके लिए घायल कर दें तो वो उन्हें एक ही हमले में मार सकती है। उन्होंने बाद में पॉइंट को बराबर बराबर बांटने का फैसला किया, इसलिए अजीत ने अब तक अपना हिस्सा पाने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अब जब उसने देखा कि उसकी टीम के पास 654 पॉइंट है तो वो पूरी तरह चौंक गया। वो अकेले 624 पॉइंट कैसे इकट्ठा कर सकता है? अजीत ने मन ही मन चिल्लाया और अपनी मुट्ठी कस ली। तीनों के कुल पॉइंट लगभग 280 है। वो ये विश्वास नहीं करना चाहता कि विपिन, जो एक बेकार व्यक्ति था, उसने उन तीनों के मिलकर इकट्ठा किए गए पॉइंट से अधिक पॉइंट इकट्ठा किए हैं। वो कुछ शक्तिशाली हंटर्स के साथ काम कर रहा होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसने ये सभी पॉइंट्स अकेले इकट्ठा किए हों। अजीत ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि विपिन किसी के साथ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो अकेला खड़ा था और उसने उन सभी छात्रों को मना कर दिया जिन्होंने उसे उनके साथ काम करने के लिए ऑफर किया था। अजय ने अजीत की ओर देखा, जो अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रहा था, और कुछ नहीं बोला। ये एग्जाम की शुरुआत है। एक बार जब हम दूसरों से मिलेंगे तो हम C+ रैंक के राक्षसों को मारने में काबिल होंगे, और मैं आखिरी में उससे आगे निकल जाऊंगा, अजीत ने सोचा और पॉइंट रैंकिंग को बंद कर दिया। चलो चलते हैं। हमें C रैंक के राक्षसों को मारने की कोशिश करते समय दूसरों की तलाश करनी चाहिए। रैंकिंग बंद करने के बाद अजीत खड़ा हो गया और चलने लगा। अजय और स्नेहा ने एक दूसरे को देखा और वो भी अजीत के पीछे पीछे चल पड़े। 5 घंटे बाद विपिन अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था। उसकी नजरें उसके सामने थी, जहां घास का मैदान खत्म हो रहा था।
2 मिनट और दौड़ने के बाद वो आखिरकार घास के मैदान के आखिरी हिस्से में पहुंच गया और जंगल के गेट के सामने खड़ा हो गया। आखिरकार मैं यहां पहुंच गया, विपिन ने कहा। जब वो पहले उस पहाड़ी पर चढ़ा था तो उसने इस जंगल को देखा था। घास का मैदान अच्छा था, लेकिन यहां C और C+ रैंक के राक्षस बहुत कम थे। उम्मीद है जंगल में और ज्यादा शक्तिशाली राक्षस मिलेंगे, विपिन ने खुद से कहा और गहरी सांस लेते हुए जंगल के गहरे हिस्से के अंदर चला गया। चैप्टर 132 दलदल अजगर वर्सेस विपिन। जंगल के पेड़ घास के मैदान के पेड़ों से बहुत बड़े और घने थे। इन घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी बहुत कम जंगल में पहुंच रही थी, लेकिन विपिन को अंधेरे में भी देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जंगल की जमीन कीचड़ और पानी से भरी हुई थी, जो किसी दलदल जैसी लग रही थी। जमीन पर करीब 20 सेंटीमीटर तक पानी जमा हुआ था। छप छप। विपिन के आगे बढ़ने पर पानी के छिंटों की आवाज आई। उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थी और वो आसपास के पानी पर नजर रखे हुए था। इस उथले कीचड़ में जरूर कुछ राक्षस होंगे, विपिन ने आगे बढ़ते हुए सोचा। 1. विकास और सैली 1645। 2. वाणी और फिन 1620। 3. जॉन और कैमिला 1590। 4. केविन और ओवेन 1510। 5. एमी और ग्लोरिया 1490। 6. विपिन और अजीत 1451। पिछले 5 घंटों में घास के मैदान में रहते हुए विपिन ने कई D और D+ रैंक के राक्षसों को मार डाला था। कभी कभी उसने C रैंक के राक्षसों का भी शिकार किया था। इन 5 घंटों में उसे न तो कोई चांदी का संदूक मिला और न ही किसी दूसरे छात्र से उसका सामना हुआ। उसे 3 कॉपर संदूक जरूर मिले, लेकिन उसने उन्हें खोलकर अपने शैडो स्टोरेज में नहीं रखा। विपिन किसी दूसरे छात्र को पकड़कर उनसे इन्हें खुलवाने का सोच रहा था। हालांकि उसने पूरी कोशिश की, फिर भी वो रैंकिंग के 5वें स्थान पर नहीं आ सका। लेकिन वो इससे परेशान नहीं हुआ। अब जब वो द्वीप के बीच जगह के पास जंगल में पहुंच चुका था, तो उसे यकीन था कि जल्द ही वो बाकी छात्रों से मिल जाएगा। कीचड़ भरी जमीन के कारण विपिन तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अचानक विपिन को कुछ महसूस हुआ। वो तुरंत उछला और एक पेड़ की एक टहनी पकड़ ली। जैसे ही वो उछला, उसने देखा कि एक छोटी परछाई उस जगह से गुजरी जहां वह कुछ देर पहले खड़ा था। विपिन, जो पेड़ की एक टहनी से लटका हुआ था, उसने खुद को ऊपर खींच लिया और हैरान आंखों से कीचड़ भरे पानी को देखा। हालांकि घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी पानी तक नहीं पहुंच रही थी, फिर भी वो कीचड़ भरे पानी को साफ देख सकता था। विपिन ने 1 मिनट तक ध्यान से देखा, लेकिन पानी में कोई हलचल नहीं दिखी। कुछ न पाकर वो फिर से पेड़ से नीचे कूद गया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही समय बाद विपिन को फिर से कुछ महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसने चकमा देने के बजाय अपने डायमेंशन शैडो बुलेट स्किल का उपयोग किया। वो अपने पास की परछाइयों से जुड़ने की कोशिश करने लगा। वो 5 परछाइयों से जुड़ सकता था और इस बार भी उसने तुरंत 5 परछाइयों को खुद से जोड़ लिया। विपिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि इनमें से केवल एक परछाई हिल रही थी, जो उससे कुछ ही सेंटीमीटर दूर थी। परछाई बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, बिना पानी में कोई हलचल किए। विपिन ने तुरंत परछाई का उपयोग करते हुए गोली चलाई। कीचड़ भरे पानी में लाल खून और बुलबुले उठने लगे। आसपास का पानी लाल हो गया और 20 सेंटीमीटर लंबी पिराना जैसी मछली, जिसमें तीखे दांत थे, पानी में डूब गई। उसकी पीठ पर एक छोटा छेद था। एक दलदली पिराना, विपिन ने बड़बड़ाया। दलदली पिराना एक सी रैंक की मछली थी, जो छिपने की अपनी क्षमता के कारण खतरनाक थी। ये पानी में आसानी से छिप जाती और C+ रैंक के कवच को भी अपने तीखे दांतों से काट सकती थी। +20 पॉइंट। विपिन ने स्कोर देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। जंगल में सचमुच अच्छे लेवल के राक्षस हैं, विपिन ने सोचा। घास के मैदान में उसे शायद ही कभी सी रैंक का राक्षस मिला है, लेकिन इस जंगल के अंदर आते ही उसका सामना हो गया। कुछ 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद विपिन अचानक रुक गया और पास के एक पेड़ की ओर देखा। वहां एक सी रैंक का अजगर पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था और अपनी गहरी हरी आंखों से उसे देख रहा था। विपिन ने सांप को देख तो उसकी सांसें थम गई। दलदल अजगर, उसने सोचा। दलदली अजगर का जहर बेहद खतरनाक होता है और ये B रैंक के हंटर को भी आसानी से मार सकता है, लेकिन विपिन के चेहरे पर गंभीरता की वजह उस जहर का खतरनाक होना था। ये अजगर न सिर्फ काटता है, बल्कि अपने जहर से आसपास की हवा को भी जहरीला बना सकता है।
मेरे पहले मिशन के दौरान जिन डाकुओं ने हम पर हमला किया था उनके पास भी दलदली अजगर का जहर था। विपिन को ये याद आया जब उसे उस मिशन की घटना ध्यान आई। हालांकि अजगर ने अभी तक जहर नहीं उगला था, लेकिन विपिन ने तय किया कि उसे जल्दी से मार देना चाहिए ताकि कोई कतरा न रहे। विपिन ने माना शक्ति का उपयोग करते हुए अजगर की ओर एक गोली चलाई। जब वो अजगर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर था, तभी उसने डायमेंशन शैडो बुलेट स्किल का इस्तेमाल किया। लेकिन यह देखकर वो चौंक गया कि अजगर ने गोली को चकमा दे दिया। विपिन हैरान था क्योंकि वो सिर्फ एक सी रैंक का राक्षस था, लेकिन फिर भी उसकी गति इतनी तेज थी। अजगर ने अपना मुंह खोला और उसमें हरा धुआं इकट्ठा होने लगा। यह देखकर विपिन ने तुरंत बर्फ की जंजीरों का उपयोग किया। बर्फ की 2 मोटी जंजीरें निकली और अजगर का मुंह बांध दिया और उसे जहर उगलने से रोक दिया। विपिन तेजी से आगे बढ़ा और अजगर के पास पहुंच गया। फिर उसने दोबारा माना शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बर्फ की जंजीरें टूट गई और अजगर आजाद हो गया। अजगर के कुछ करने से पहले ही विपिन ने पूरी ताकत से उसके शरीर पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो पीछे की ओर उड़ गया। अजगर एक पेड़ से टकराया और कीचड़ से भरे पानी में गिर गया। विपिन तेजी से उसके पास पहुंचा और एक और मुक्का अजगर के सिर के बीच मारा। हड्डी टूटने की आवाज आई और अजगर का सिर फट गया और खून बहने लगा। विपिन की ताकत पहले से ही एक C+ रैंक हंटर से अधिक थी, जबकि अजगर केवल C रैंक का राक्षस था। विपिन ने अजगर को 2 बार और मारा और उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। अजगर को मारने के बाद विपिन वहां रुका नहीं, बल्कि तेजी से उस जगह से निकल गया। करीब 200 मीटर दूर पहुंचकर उसने आखिरकार गहरी सांस ली, क्योंकि जहर की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो राहत महसूस करता, विपिन ने कदमों की आवाज सुनी। चैप्टर 133 एक पॉइंट। विपिन ने कदमों और पानी के छींटों की आवाज सुनी और उस दिशा में देखा। आवाज तेज होती जा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। घने पेड़ों की वजह से वो नहीं देख पा रहा था कि कौन आ रहा है। जैसे ही उसने आवाज सुनी, विपिन हमला करने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद उसने एक लड़के और एक लड़की को अपनी ओर आते देखा। वे दोनों भी विपिन को देखकर लगभग 30 मीटर दूर रुक गए। जब विपिन ने लड़की का चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया और सतर्क भी। वाणी के रुकने पर विपिन ने कहा, मुझे इतनी जल्दी तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। सभी प्रतिद्वंदी में से वो जानता था कि वाणी और विकास को हराना मुश्किल है। भले ही वो D+ रैंक तक पहुंच चुका हो, लेकिन अभी भी VR में एक B रैंक का हंटर को हराना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन विपिन को भागने का पूरा भरोसा था, भले ही वो उन्हें हरा न सकता था। विपिन को देखकर वाणी भी चौंक गई। उसने पहले लड़ाई की आवाज सुनी थी और उसे देखने का फैसला किया था। तो तुम अपने साथी के साथ काम नहीं कर रहे हो? वाणी ने मजाकिया लहजे में पूछा। हालांकि वो जानती थी कि उसका साथी कौन है। क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? विपिन ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। उसके मुताबिक वाणी के लिए उससे न लड़ने और उसके पॉइंट लेने की कोशिश न करने का कोई कारण नहीं था। रैंकिंग के कारण उसे पता था कि विपिन के पास काफी पॉइंट है और अगर वो उसे हरा देती है तो उसे बड़ा फायदा मिल जाएगा। विपिन की बात सुनकर वाणी ने उसके शांत चेहरे की ओर देखा और कुछ सोचा। क्या तुम बेवकूफ हो? वाणी के जवाब देने से पहले उसके साथी फिन ने व्यंग्य से कहा। विपिन ने फिन की ओर देखा, जो व्यंग्यात्मक हंसी के साथ खड़ा था, और उसने भौहें चढ़ा ली। लड़ाई? क्या तुम देख नहीं सकते कि मिस वाणी B रैंक की हंटर है? क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम उसे हरा सकते हो? फिन ने कहा और जोर से हंस पड़ा। वो देख सकता था कि विपिन भी उसी की तरह एक D+ रैंक का हंटर है। उसने वाणी को कई C+ रैंक के राक्षसों को आसानी से मारते देखा था, और अब एक D+ रैंक हंटर पूछ रहा है कि क्या वो उसके खिलाफ लड़ना चाहती है। लड़ने के बजाय तुम्हें बाकी लोगों की तरह अपने सभी पॉइंट मिस वाणी को दे देने चाहिए, और वो तुम्हें नहीं मारेगी। फिन ने वाणी के नौकर की तरह कहा और विपिन को उपहास भरी नजर से देखा। विपिन फिन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। तो उसने बाकी छात्रों को नहीं मारा, सिर्फ उनके पॉइंट ले लिए? विपिन ने सोचा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिन की बात को अनसुना करते हुए वाणी को शांत नजरों से देखने लगा। वाणी ने फिन की बात पर बस आंखें घुमाई और उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं तुमसे लड़ना चाहती हूं, लेकिन अभी नहीं। एग्जाम खत्म होने में अभी 15 घंटे बाकी है, शायद बाद में। वाणी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। उसे खुद नहीं पता था, लेकिन उसके मन की भावना उसे बता रही थी कि अगर वे लड़ भी ले
तो वो विपिन को नहीं हरा पाएगी। फिन, जो विपिन को उपहास भरी निगाहों से देख रहा था, वाणी की बात सुनकर दंग रह गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विपिन ने उसकी बात सुनकर मन ही मन राहत की सांस ली और सिर हिलाया। फिर वो मुड़ा और चलने लगा। मिस वाणी, क्या आपको यकीन है? फिन ने विपिन को जाते हुए देख पूछा। अगर तुम चाहो तो उससे लड़ सकते हो, वाणी ने शांत स्वर में कहा और फिन को अनदेखा कर दिया। वाणी की बात सुनकर फिन चुप हो गया और कुछ नहीं कहा। उसने विपिन को देखा जो उससे दूर जा रहा था और आखिरकार उसने कुछ नहीं किया। अचानक उन्होंने देखा कि विपिन रुक गया और उनकी तरफ देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वो उनकी ओर वापस आने लगा। विपिन को वापस आते देख वाणी ने भौहें उठाई। तुम्हें कुछ चाहिए? वाणी ने पूछा जब विपिन कुछ दूर जाकर रुका। हां, विपिन ने कहा और अपने शैडो स्टोरेज से 2 कॉपर संदूक निकाले। मेरे लिए ये संदूक खोलो और जो भी मिलेगा उसका 30% तुम रख सकती हो, विपिन ने 2 कॉपर संदूक निकालकर कहा। वाणी को उसकी बात सुनकर हैरानी हुई और उसने उसे थोड़ी अजीब नजरों से देखा। विपिन ने उसकी नजर की परवाह नहीं की और शांत होकर इंतजार करने लगा। 50%, वाणी ने थोड़ी देर बाद कहा। उसे समझ नहीं आया कि विपिन संदूक क्यों खोलवाना चाहता है, लेकिन उसने 50% मांगने की कोशिश की। वाणी की बात सुनकर विपिन की आंखें कुछ पलों के लिए झपकी, फिर भी उसने सिर हिला दिया और दोनों संदूक उसकी ओर फेंक दिए। विपिन को पता था कि वाणी की किस्मत अच्छी है और वो देखना चाहता था कि अगर वो संदूक खोलेगी तो क्या होगा। वाणी ने संदूक पकड़े और विपिन की ओर देखा, जो गंभीरता से उसकी तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर इतनी गंभीरता क्यों है? वाणी ने सोचा और उलझन भरे भाव के साथ उसने एक संदूक खोला और पॉइंट दिखाई दिए। 10 पॉइंट। 10 पॉइंट देखकर विपिन का जबड़ा लगभग गिर नहीं वाला था। वाणी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरी संदूक खोली। 8 पॉइंट। ये विपिन इतने सारे अंक देखकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन चुप ही रहा। वाणी ने उसे देखा, जो उसे हैरानी भरे चेहरे से घूर रहा था। क्या हुआ? वाणी ने पूछा। कुछ नहीं, विपिन ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। थोड़ी देर में वाणी ने उसे 9 पॉइंट ट्रांसफर कर दिए और विपिन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आखिर इसे क्या हो गया है? वाणी ने जाते हुए विपिन को देखते हुए सोचा। वाणी और फिन से दूर जाकर विपिन ने पीछे मुड़कर देखा। यह जानने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, उसने अपने शैडो स्टोरेज से आखिरी कॉपर संदूक निकाला। शायद यह सिर्फ संयोग था कि मुझे 3 बार एक अंक मिले। देखते हैं इस बार क्या होता है, विपिन ने खुद से कहा और संदूक खोला। वो ध्यान से उसे देख रहा था और कुछ समय बाद पॉइंट दिखाई दिए। 1 पॉइंट। विपिन, पानी की दीवार को तोड़ते हुए बियर अचानक रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन पर एक खंजर चमक उठा। आखिर ये छात्र कौन था और क्या बोर का सफर यही खत्म हुआ? चैप्टर 134 सुनहरा संदूक। पानी में हलचल की आवाज सुनाई दी जब एक छोटा बियर तेजी से कीचड़ भरे पानी में दौड़ रहा था। बियर केवल 1 मीटर लंबा था। इसका शरीर गहरे भूरे रंग के फर से ढका था और इसके मुंह से 30 सेंटीमीटर लंबे 2 दांत बाहर निकले हुए थे। 4 लोग उसका पीछा कर रहे थे, जो घने पेड़ों और दलदल के बीच से तेजी से भाग रहा था। बियर ने एक अजीब आवाज निकाली और जब उसने अपने रास्ते में एक बड़ा पेड़ देखा तो वो उछल पड़ा। बियर पेड़ की टहनी पर आसानी से चढ़ गया, लेकिन जब वो पानी में उतरने ही वाला था तो उसके सामने अचानक पानी की एक दीवार बन गई। बियर थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया, लेकिन तुरंत उसके दांत चांदी की रोशनी से चमक उठे। बियर के दांत पानी की दीवार से टकराए और दीवार पल भर में टूट गई। बियर पानी में गिरा, लेकिन दीवार से टकराने के कारण उसका शरीर कुछ समय के लिए धीमी हो गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत भारी हो गया है, जैसे चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण 3 गुना अधिक बढ़ गया हो। गुरुत्वाकर्षण के अचानक बदलाव से उसका शरीर पानी में फंस गया और उसका हिलना भी बंद हो गया। तभी उसकी गर्दन पर एक हरे रंग की तेज रोशनी वाले खंजर की चमक दिखी और खून बहने लगा। बियर दर्द से कराह उठा, क्योंकि उसकी गर्दन पर हरे धुएं के साथ एक बड़ा घाव नजर आ रहा था। एक छात्र जिसके हाथ में खंजर था अचानक बियर के पास दिखाई दिया। खंजर से भयानक हरे धुएं की लपटें उठ रही थी। तभी 3 और छात्र बियर के पास पहुंचे और उनमें से एक ने चिल्लाया, वाटर प्रिसन। पास आए छात्रों में से 2 लड़के और एक लड़की थी। तभी अचानक बियर के पैरों के नीचे से एक गंदे पानी की दीवार ऊपर उठ गई और बियर के चारों ओर एक छोटा सा पानी का पिंजरा बना दिया।
बियर की आंखें 3 लोगों को देखकर गुस्से से लाल हो गई और उसके शरीर से एक लाल आभा निकलने लगी। उसके दांत भी खून की तरह लाल रंग से चमक रहे थे, जो एक भयानक आभा छोड़ रहे थे। लाइट एनर्जी, लड़की ने कहा, और एक सफेद रोशनी बियर को ढकने वाले पानी के पिंजरे पर पड़ी। जैसे ही सफेद रोशनी पानी की पिंजरे पर पड़ी, वो चमकने लगी और जल्द ही सुनहरी रोशनी से ढक गई। बियर ने जोर से चिल्लाया और अपने बड़े दांतों से पानी की जेल पर वार किया। पानी की जेल बुरी तरह हिल गई और उसके चारों ओर की सुनहरी आभा कम होने लगी। लेकिन पानी की जेल पर कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा जहर 10 सेकंड के बाद काम करना शुरू कर देगा, खंजर पकड़े हुए केविन ने कहा। यह कमीना एक चूहे को इधर उधर भाग रहा था, लेकिन हमने आखिरकार इसे पकड़ लिया, ओवेन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। कैमिला के लाइट एनर्जी के साथ यह पिंजरा इसे 10 सेकंड तक ठीक रह सकता है, लेकिन एक बार जहर असर करने लगेगा तो यह भाग नहीं पाएगा, जॉन ने वाटर प्रिसन को बनाए रखते हुए कहा। ये 4 टीमें थी जो इस समय नंबर 3 और नंबर 4 पर है। जॉन और कैमिला नंबर 3 है, जबकि केविन और ओवेन नंबर 4 है। वे कुछ घंटे पहले ही दलदल में मिले और साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वे बाद में बी रैंक के राक्षसों को मार सकें। कैमिला और केविन C+ रैंक के हैं, जबकि दूसरे 2 C रैंक के हंटर हैं। 10 सेकंड के बाद बियर ने अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया और जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन के चारों ओर का घाव सड़ रहा था और उसमें से हरा धुआं निकलने लगा था। धीरे धीरे बियर की आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी और उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। +50 पॉइंट। केविन को 50 पॉइंट का मैसेज मिला क्योंकि बियर की मौत उसके जहर से हुई थी। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि पॉइंट बराबर बराबर में बांटेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बियर के मरते ही वे चारों वहां से जाने लगे, लेकिन अचानक केविन को कुछ दिखा और वो रुक गया। आसपास बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन केविन ने पेड़ों के पीछे से एक सुनहरी रोशनी निकलती देखी। क्या हुआ केविन? जॉन ने पूछा जब देखा कि वो रुक गया है। कैमिला और ओवेन भी रुक गए और उसे देखने लगे। क्या तुम लोग वो सुनहरी रोशनी देख रहे हो? केविन ने पेड़ों की ओर इशारा करते हुए पूछा। जॉन और बाकी ने भी उस तरफ देखा और उन्हें भी रोशनी नजर आई। वो क्या हो सकता है? कैमिला ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या वो एक सुनहरी संदूक हो सकती है? जॉन ने अचानक कहा, सुनहरी रोशनी को देखते हुए। जॉन की बात सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। एग्जाम की जानकारी में बताया गया था कि सुनहरा संदूक केवल बी रैंक वाले राक्षस के पास ही होता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि वहां एक बी रैंक राक्षस हो सकता है। क्या हमें वहां जाना चाहिए? ओवेन ने सुनहरी रोशनी की ओर देखते हुए पूछा। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए बी रैंक वाले राक्षस को मार सकते हैं। हाँ, हम वहां जा रहे हैं, केविन ने दृढ़ता से कहा। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया और वे भी सुनहरी रोशनी की ओर बढ़ने लगे। सभी पूरी तरह से सतर्क थे और चारों ओर ध्यान से देख रहे थे। अगर वहां सच में सुनहरी संदूक है तो उनका सामना बी रैंक के राक्षस से होगा। सुनहरी रोशनी दूर नहीं थी और वे जल्द ही वहां पहुंच गए। 20 सेकंड में ही वे कई पेड़ों को पार करते हुए एक खुले मैदान में पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रह गए। वहां न तो कोई सुनहरा संदूक था, न ही कोई बी रैंक का राक्षस। इसके बजाय उन्होंने एक गुफा का प्रवेश द्वार देखा जो सुनहरे कवच से ढका हुआ था और वहीं से वो सुनहरी रोशनी निकल रही थी। चैप्टर 135 सुनहरा कवच। एक के बाद एक हमले उस सुनहरे कवच पर होते रहे और जोरदार धमाकेदार आवाजें गूंजती रही। लेकिन 5 मिनट लगातार हमला करने के बाद भी कवच वैसा ही मजबूत रहा। पानी की गोलियां, घूंसे, लाइट एनर्जी, डार्क स्लैश, केविन और बाकी सभी ने अपने अपने हमले इस्तेमाल किए, लेकिन कवच को तोड़ने में वे असफल रहे। यह कैसा कवच है? ओवेन ने पानी की गोलियां चलाने के बाद बड़बड़ाते हुए कहा। बाकी 3 लोग भी कवच को हैरान नजरों से देख रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। विजय, मैंने एग्जाम की जानकारी में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, निरंजन ने विजय से पूछा और गिल्ड के बाकी लोग भी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। दरअसल इस कवच के पीछे एक भी रैंक का राक्षस है, विजय ने कहा। यह कवच यहां क्यों है? नितिन ने हैरान होते हुए पूछा। तुम जानते हो कि एग्जाम में ज्यादातर छात्र D+ या C रैंक के हंटर हैं। अगर इन्हें टीम बनाने का मौका दिए बिना ही बी रैंक के राक्षस का सामना करना पड़े तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए उन्हें टीम बनाने का समय देने के लिए बी रैंक के राक्षसों को 12 घंटे बाद छोड़ा जाएगा। यह कवच A रैंक का है, जिसे तोड़ना किसी भी छात्र के लिए नामुमकिन है, विजय ने कवच को देखते हुए समझाया। ओह, अजय की बात सुनकर सभी ने सिर हिलाया।
लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि भी रैंक के राक्षस इस परीक्षा के लिए काफी नहीं है? विभा ने विकास और वाणी को दिखाने वाली स्क्रीन को देखते हुए कहा। दो छात्र पहले ही बी रैंक पर पहुंच गए हैं, और भले ही वे अकेले हों, लेकिन उनके पास इसे मारने के काफी तरीके होंगे। हम क्या कर सकते हैं? किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वे एग्जाम से पहले ही बी रैंक तक पहुंच जाएंगे। एग्जाम की कठिनाई को बदलने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, विजय ने सिर हिलाते हुए कहा। बाकियों ने भी सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि एग्जाम से पहले ही दो छात्र भी रैंक तक पहुंच जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? जॉन ने अपनी पूरी ताकत से कवच पर मुक्का मारते हुए पूछा, जिससे उस पर कुछ हल्की लहरें उठीं। कैमिला और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर हल्की झिझक थी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि कवच के पीछे क्या छिपा है, लेकिन वे अंदाजा लगा रहे थे कि वहां कुछ जरूर खास होगा। अगर वे इसे छोड़ देते हैं कोई और इस कवच के अंदर की चीजों को हासिल कर लेता, तो ये उनके लिए बड़ा नुकसान होता। चलो 30 मिनट और हमला करते हैं, केविन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। एग्जाम खत्म होने में अभी भी लगभग 15 घंटे बाकी थे, इसलिए उसने 30 मिनट तक और हमला जारी रखने का फैसला किया। ठीक है, बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वे भी जानना चाहते थे कि कवच के पीछे क्या है। एक बार फिर लगातार हमले शुरू हुए और कवच पर हल्की लहरें उठने लगी। विपिन आगे बढ़ते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था। कीचड़ से भरे पानी में चलना मुश्किल था, इसलिए उसने पेड़ों का सहारा लेने का फैसला किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वो रुक गया। फिर से वही तेज आवाज आई और विपिन ने उस दिशा में देखा। क्या कोई लड़ाई चल रही है? उसने बड़बड़ाया और उसकी आंखें में चमक उठी। शायद पॉइंट्स कमाने का सही मौका आ गया है, उसने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा और आवाज की दिशा में तेजी से भागने लगा। विपिन दोनों लोगों की लड़ाई का फायदा उठाकर अपने लिए सारे पॉइंट्स बटोरने की योजना बना रहा था। कुछ ही सेकंड में आवाज अधिक तेज होती गई और विपिन ने घने पेड़ों के पीछे से एक सुनहरी रोशनी को देखा। उसने भौहें उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब वो पेड़ों के बीच से गुजरा और उसने सामने का नजारा देखा, तो वो हैरान रह गया। आखिर यहां क्या हो रहा है? विपिन ने सोचा, जब उसने 4 लोगों को सुनहरे कवच पर हमला करते देखा। उसने कवच को गौर से देखा और यह देखकर चौंक गया कि लगातार हमले के बावजूद कवच पूरी तरह से सही सलामत है। 2 C+ और 2 C रैंक के हंटर्स केवल कुछ लहरें पैदा कर पा रहे हैं, उसने सोचा, और उसकी भौहें सिकुड़ गई। क्या कवच के पीछे कुछ खास है? विपिन के चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। उसे यह भी लगा कि शायद कवच के पीछे कोई खजाना या सुनहरा संदूक हो सकता है। अगर मुझे जानना है कि बैरियर के पीछे क्या है, तो पहले मुझे इन लोगों से निपटना होगा। विपिन की नजरें चारों हंटर्स पर गहरी हो गई, लेकिन उन्हें गौर से देखने के बाद भी वो किसी को भी पहचान नहीं सका। हालांकि यह देखकर कि वहां 2 C+ और 2 C रैंक के हंटर्स थे, उसने सोचा कि उन्हें साधारण तरीके से मारना मुश्किल होगा। उनके हमलों को देखकर वो समझ गया कि वे काफी ताकतवर हैं। यहां तक कि डायमेंशनल शैडो बुलेट का इस्तेमाल करने पर भी वो उन पर पूरी तरह से काबू पाने के बारे में निश्चित नहीं था। संभावना थी कि वे समय पर उसके हमलों से बच सकते थे, जैसे दलदली अजगर ने उसकी चाल का मुकाबला किया था। क्या मुझे यहां इसका इस्तेमाल करना चाहिए? विपिन ने भौहें उठाई और सुनहरे कवच को देखा। ठीक है, कोशिश करते हैं, उसने मन में सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमरे में मौजूद लोग भी उत्सुकता से उसे गौर से देख रहे थे। हालांकि उन्हें यकीन था कि विपिन कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि वहां 4 हंटर्स थे। फिर भी वे उसे गौर से देख रहे थे। उनकी नजर में विपिन का दिमाग अलग तरह से काम करता है और वे सोच रहे थे कि वो जरूर कुछ करने की कोशिश करेगा। अगले ही पल उनकी सोच सही साबित हुई, जब विपिन चारों हंटर्स की ओर बढ़ा और अचानक कमरे में मौजूद सभी की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने देखा कि आगे क्या हुआ।